अंतर्मोंग चैनल पे आपका स्वागत है। हजारों सालों से अगर हम देखें तो इंसान की सबसे बड़ी परेशानियां क्या थीं? जवाब लगभग हमेशा एक ही होता था। भूखमरी, बीमारी और लड़ाई। अकाल, महामारी और युद्ध। बिल्कुल। ये वो ताकतें थीं जिनके सामने हम मतलब खुद को एकदम बेबस मानते थे। हाँ, जैसे ये भगवान की मर्जी हो या कुदरत का कोई ऐसा नियम जिसे बदला ही नहीं जा सकता। और ये कोई छोटी मोटी दिक्कतें नहीं थीं। हम ब्लैक डेथ जैसी महामारियों की बात कर रहे हैं, जिसने आप सोचिए यूरेशिया की 1/4 आबादी खत्म कर दी थी। बाप रे। या वो अकाल जो पूरी की पूरी सभ्यताओं को मिटा देते थे। ये इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन थे। लेकिन आज 21वीं सदी में कुछ कुछ बहुत ही अजीब हुआ है। हमने इन तीनों दुश्मनों को लगभग हरा दिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह खत्म हो गए हैं, पर अब ये प्रकृति की अनियंत्रित ताकतें नहीं रहीं। एग्जैक्टली अब ये मैनेजमेंट की चुनौतियां बन गई हैं, मैनेजेबल चैलेंजेस। बिल्कुल। लेकिन इसकी जमीन पिछले कुछ दशकों में ही तैयार हुई है। कैसे? जैसे अकाल को ही लीजिए। आज दुनिया में लोग भूखमरी से इसलिए नहीं मरते कि खाना नहीं है, अच्छा। बल्कि इसलिए मरते हैं क्योंकि राजनीति खराब है। खाना तो है पर उस तक पहुंच नहीं है। तो ये एक राजनीतिक विफलता बन गई है। और महामारियों का भी यही हाल है। 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू ने करोड़ों लोगों को मार दिया था। और आज जब कोविड-19 आया तो पूरी दुनिया ने मिलके साल भर के अंदर वैक्सीन बना ली। हम अब कीटाणुओं से एक कदम आगे सोचने लगे हैं। हाँ, नैनो रोबोट्स पर काम हो रहा है जो आपकी नसों में घूमकर बीमारियों का पता लगाएंगे। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। और युद्ध, उसका क्या? जहां तक युद्ध की बात है तो आज के दौर में मतलब शांति ज्यादा मुनाफे का सौदा है। ये दिलचस्प है। पहले दौलत का मतलब था जमीन, सोना, तेल के कुएं, तो आप हमला करके उसे लूट सकते थे। आज दौलत का मतलब है ज्ञान, टेक्नोलॉजी। सही बात है। अब सिलिकॉन वैली पे हमला करके क्या लूटेंगे? वहां कोई सिलिकॉन की खदानें तो है नहीं। बिल्कुल, गूगल की हेडक्वार्टर पर बम गिराने से ज्यादा फायदेमंद है उनके साथ व्यापार करना। तो जब ये बड़ी चिंताएं हमारे दिमाग से हट रही हैं, तो हमारी खाली जगह कौन सी नई महत्वाकांक्षाएं ले रही हैं? चलिए पहले वाले से शुरू करते हैं, अमरता। हाँ, ये तो हमेशा से कहानियों का, साधु संतों का विषय रहा है। रहा है। लेकिन अब ये लैब का विषय बन गया है। आज का विज्ञान मौत को किसी रहस्य की तरह नहीं देखता। तो फिर किस तरह देखता है? वो इसे एक तकनीकी समस्या मानता है, एक टेक्निकल प्रॉब्लम। एक मिनट, मौत एक तकनीकी समस्या मतलब जैसे मेरा लैपटॉप हैंग हो जाता है, एक तरह से। हाँ, मौत किसी दैवीय शक्ति के कारण नहीं होती। मौत हमेशा किसी न किसी तकनीकी गड़बड़ी से होती है। जैसे कि दिल का दौरा पड़ा मतलब पंप ने काम करना बंद कर दिया। कैंसर हुआ मतलब सेल्स की प्रोग्रामिंग में गड़बड़ हो गई। कोई इन्फेक्शन हुआ मतलब सिस्टम में वायरस आ गया। और हर तकनीकी समस्या का एक तकनीकी समाधान होता है। ये विज्ञान का मूल सिद्धांत है। मतलब मौत अब कोई फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है जिसे डीबग किया जा सकता है। ये तो कमाल की बात है। और गूगल जैसी कंपनी इस पर काम कर रही हैं। उनकी एक सब कंपनी है कैलिको। कैलिको? हाँ, और उसका ऑफिशियल मिशन स्टेटमेंट ही है मौत को हल करना। वाकई? और रे कुर्जवेल और ऑब्रे डी ग्रे जैसे कई गंभीर वैज्ञानिक हैं जिनका मानना है कि 2050 तक हम मौत को अनिश्चित काल के लिए टाल पाएंगे। हमेशा के लिए? वो ये नहीं कहते कि हम हमेशा के लिए जिएंगे, पर उनका कहना है कि हर 10 साल में आप एक तरह की सर्विसिंग करवाएंगे जो आपके शरीर को अगले 10 साल के लिए फिर से जवान कर देगी। वाह! लेकिन अगर हम हमेशा के लिए जी भी लें तो क्या गारंटी है कि हम खुश रहेंगे? बिल्कुल सही सवाल। सिर्फ लंबी जिंदगी काफी नहीं है, हमें खुशहाल जिंदगी भी तो चाहिए। और यही हमें दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ ले जाता है ना, खुशी की खोज। बिल्कुल। और यहां भी नजरिया बदल रहा है। सदियों से हमें लगता था कि खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर करती है। अच्छा घर, अच्छी नौकरी, पैसा। हाँ, लेकिन हमारे स्रोत एक अलग ही कहानी बताते हैं। खुशी बाहरी दुनिया से ज्यादा हमारे शरीर के अंदर की केमिस्ट्री पर निर्भर करती है। मतलब हमारे हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स पे, जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन। एग्जैक्टली। हमारा बायोकेमिकल सिस्टम लाखों सालों के विकास का नतीजा है। और एवोल्यूशन को हमारी खुशी की कोई परवाह नहीं है। कोई परवाह नहीं है। उसे सिर्फ एक चीज से मतलब है, हमारा जिंदा रहना और अपने जीन्स को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। इसलिए खुशी के एहसास को अस्थायी बनाया गया है। ये दिलचस्प है। मतलब हमें अच्छा खाना खाकर जो खुशी मिलती है वो इसलिए थोड़ी देर में खत्म हो जाती है ताकि हम दोबारा खाना ढूंढने निकलें। ठीक यही बात है। अगर एक बार खाना खाकर हमेशा के लिए खुशी मिल जाती तो हम दोबारा मेहनत ही क्यों करते? शायद भूखे मर जाते। तो खुशी एक इनाम की तरह है। हाँ,
जो सिस्टम हमें सही काम करने के लिए देता है और फिर वो इनाम वापस ले लेता है ताकि हम फिर से काम पर लग जाएं। तो अगर हम स्थायी खुशी चाहते हैं तो एक तरीका है कि इस सिस्टम को ही हैक कर लिया जाए। बायोकेमिस्ट्री में हेर फेर करके, हाँ, जैसे दवाइयां लेकर। हाँ, और ये हो भी रहा है। आज एंटी डिप्रेसेंट्स और मूड एनहेंसिंग दवाइयां कितनी आम होती जा रही हैं। हमारे स्रोत एक चौंकाने वाला आंकड़ा देते हैं कि इराक और अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी सैनिकों में से 15% से ज्यादा किसी न किसी तरह की साइकेट्रिक दवा ले रहे थे। 15%? युद्ध के तनाव को झेलने के लिए? हाँ, तो हम अब खुशी को पाने के लिए बाहरी दुनिया को बदलने के बजाय अपने अंदर की केमिस्ट्री को बदल रहे हैं। तो हमने अमरता की बात की, खुशी की बात की, और ये दोनों हमें तीसरे और सबसे बड़े लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, खुद को भगवान बना लेना। होमो सेपियंस से होमो डेयस। होमो डेयस। ये तो सुनने में ही बहुत बड़ा लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इंसान की बुनियादी क्षमताओं को उस स्तर तक बढ़ाना जो आज हमें भगवानों जैसा लगता है। इसके तरीके क्या हैं? इसमें 3 मुख्य तरीके हैं। पहला, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक बदलाव करना। दूसरा, साइबॉर्ग इंजीनियरिंग मतलब शरीर को मशीनी पुर्जों के साथ जोड़ना, जैसे बायोनिक हाथ। या ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, जहां हमारा दिमाग सीधे इंटरनेट से जुड़ सके। और तीसरा है पूरी तरह से नॉन ऑर्गेनिक जीव बनाना, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम पहले से ही कुछ देवताओं जैसी चीजें तो कर ही रहे हैं। बिल्कुल। 1 सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने में बात करना, हवाई जहाज से उड़ना। होमो डेयस प्रोजेक्ट इन क्षमताओं को बस चरम पर ले जाने का नाम है। लेकिन ये अमरता, खुशी, दैवित्व, ये सब इस एक विचार पर टिका है कि इंसान ही इस ब्रह्मांड के केंद्र में है। हाँ, उसके अनुभव, उसकी इच्छाएं सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, जिसे हम मानवतावाद या ह्यूमनिज्म कहते हैं। और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। पर क्या विज्ञान खुद इस विचार को चुनौती नहीं दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। पिछले 300 सालों से मानवतावाद हमारा मुख्य धर्म रहा है। लिबरलिज्म हो, कम्युनिज्म हो, सब यही मानते हैं कि इंसान का अनुभव ही सच और झूठ का पैमाना है। अपनी अंतरात्मा की सुनो। हाँ, ग्राहक हमेशा सही होता है, वोटर सबसे अच्छा जानता है। ये सब मानवतावादी विचार हैं। या मेरा स्व कहते हैं, वो शायद एक भ्रम है। हाँ, और ये बात स्प्लिट ब्रेन मरीजों पर जो प्रयोग हुए उनसे सामने आई। अच्छा, उनमें क्या हुआ था? इन मरीजों में दिमाग के दाएं और बाएं हिस्से को जोड़ने वाली नसें काट दी जाती हैं और प्रयोगों में देखा गया कि दिमाग का एक हिस्सा कुछ कर रहा है और दूसरे हिस्से को पता ही नहीं। कमाल है। लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो दूसरा हिस्सा वो तुरंत एक कहानी गढ़ लेता है, बिना ये जाने कि असली वजह क्या थी। रुकिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब मेरे अंदर कोई एक मैं नहीं है। कम से कम 2 तो हैं ही। एक है अनुभव करने वाला स्व, एक्सपीरियंसिंग सेल्फ, जो हर पल को जीता है, दर्द, खुशी, बोरियत सब। और दूसरा है सुनाने वाला स्व, द नरेटिंग सेल्फ, जो इन अनुभवों से एक कहानी बनाता है। ये हमारी यादों का इंचार्ज है। और समस्या क्या है? समस्या ये है कि ये सुनाने वाला स्व एक बहुत ही बेईमान कहानीकार है। इसे समझने के लिए वो ठंडे पानी वाला प्रयोग सबसे अच्छा उदाहरण है ना? हाँ, वो बेहतरीन उदाहरण है। लोगों को 2 अलग-अलग मराहिल से गुजारा गया। पहले उन्हें 60 सेकंड के लिए अपना हाथ बर्फीले पानी में रखना था, बहुत दर्दनाक। हाँ। थोड़ी देर बाद दूसरे मरहले में उन्हें अपना हाथ 90 सेकंड के लिए पानी में रखना था, और भी ज्यादा देर तक। हाँ, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था। पहले 60 सेकंड तो पानी उतना ही ठंडा था, लेकिन आखिरी 30 सेकंड में पानी थोड़ा सा गर्म कर दिया गया, मतलब दर्द थोड़ा कम हो गया। तो दूसरा अनुभव असल में लंबा था और उसमें कुल मिला के ज्यादा दर्द था। बिल्कुल, लॉजिक तो यही कहता है। लेकिन जब बाद में लोगों से पूछा गया कि वे कौन सा अनुभव दोहराना चाहेंगे, तो 80% लोगों ने लंबा वाला 90 सेकंड वाला अनुभव चुना। ये तो पागलपन है। क्यों? क्योंकि उनके सुनाने वाले स्व ने पूरे अनुभव को नजरअंदाज कर दिया। उसे बस ये याद रहा कि अंत में दर्द थोड़ा कम हो गया था। इसे पीक एंड रूल कहते हैं। मतलब मेरी यादें जो मुझे मैं बनाती हैं, वो असल में एक अनरिलायबल नरेटर की कहानी है। एक तरह से, हाँ। अगर मेरा दिमाग ही मुझे धोखा दे रहा है, मेरा स्व ही एक फिक्शन है, तो फिर मेरी मर्जी या फ्री विल का क्या मतलब हुआ? और आपने उदारवाद यानी लिबरलिज्म की दुखती रख पर हाथ रख दिया है। पूरा राजनीतिक और आर्थिक सिस्टम तो इसी पर बना है। बिल्कुल, पूरा ढांचा इसी विचार पर बना है कि हर इंसान के अंदर एक सच्चा स्व है और उसकी स्वतंत्र इच्छा सबसे पवित्र चीज है। और विज्ञान कह रहा है कि ये दोनों ही शायद एक बायोकेमिकल भ्रम है। और ये सिर्फ कोई दार्शनिक बहस नहीं रह गई है, टेक्नोलॉजी इसे हकीकत बना रही है। सही कहा। अब एल्गोरिदम आ गए हैं।
IBM का सुपर कंप्यूटर वॉटसन हाँ, वो कुछ तरह के कैंसर का पता लगाने में दुनिया के बेस्ट डॉक्टरों से बेहतर काम कर सकता है। और वो संगीत वाला प्रोग्राम। डेविड कोप का प्रोग्राम EMI, वो महान संगीतकार बाख की शैली में इतना अच्छा संगीत बनाता है कि विशेषज्ञ भी धोखा खा जाते हैं। सिर्फ आपके 10 लाइक्स देखकर आपके सहकर्मियों से बेहतर आपकी पर्सनालिटी बता सकता है। 70 लाइक्स पर दोस्तों से बेहतर, 150 लाइक्स पर परिवार वालों से बेहतर, और 300 लाइक्स पर आपके पति या पत्नी से भी बेहतर। सोचिए, एक बाहरी एल्गोरिदम आपके सबसे करीबी इंसान से ज्यादा आपको जानता है। यहीं से एक नए धर्म का जन्म हो रहा है, जैसा आप कह रहे थे। हाँ, एक नया विश्व दृष्टिकोण, जिसे हमारे स्रोत डेटावाद या डेटाइज्म कहते हैं। डेटावाद, हाँ, ये क्या है? डेटावाद का नजरिया बहुत सीधा है। वो कहता है कि ये पूरा ब्रह्मांड डेटा के प्रवाह, अ फ्लो ऑफ डेटा से बना है। और इंसान? एक इंसान क्या है? एक बायोकेमिकल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। अर्थव्यवस्था क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। लेकिन मेरी भावनाएं, मेरा प्यार, मेरा गुस्सा, क्या ये सब सिर्फ डेटा पॉइंट्स हैं? डेटावाद कहेगा कि आपकी भावनाएं भी एक बहुत जटिल बायोकेमिकल एल्गोरिथम है, जो लाखों सालों में विकसित हुई हैं ताकि आप सही फैसले ले सकें। तो किसी भी चीज का मूल्य उसकी डेटा प्रोसेसिंग की क्षमता से तय होता है। और आज तक इस ग्रह पर होमो सेपियंस सबसे बेहतरीन डेटा प्रोसेसर थे, लेकिन आप शायद नहीं। क्योंकि अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं जो हमसे कहीं बेहतर डेटा प्रोसेस कर सकता है। एग्जैक्टली। तो डेटावाद की नज़र में इंसानियत का मकसद क्या है? डेटावाद के अनुसार इंसानियत का सिर्फ एक ही महान मिशन है, एक सर्वव्यापी डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम बनाना, जिसे हम इंटरनेट ऑफ ऑल थिंग्स कह सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम जहां हर चीज, हर इंसान, हर कार, हर फ्रिज, सब एक दूसरे से जुड़ा हो और लगातार डेटा का आदान प्रदान कर रहा हो। और डेटावाद का सबसे बड़ा मूल्य क्या है? जैसे ईसाई धर्म में ईश्वर है, मानवतावाद में इंसान। डेटावाद का सर्वोच्च मूल्य है सूचना का प्रवाह, इंफॉर्मेशन फ्लो। उसका मूल मंत्र है रिकॉर्ड करो, अपलोड करो, शेयर करो। प्राइवेसी या निजता इसके लिए एक बाधा है। हाँ, वो सूचना की आज़ादी को इंसान के अनुभव से ज्यादा महत्व देता है। ये तो बहुत ही अलग भविष्य की तस्वीर है। तो अगर ये मिशन पूरा हो गया तो फिर होमो सेपियंस का क्या होगा? हम अप्रासंगिक हो जाएंगे, ऑब्सलीट। हाँ, हमारा काम पूरा हो जाएगा। मतलब हम अमरता, खुशी और दैवत्व की तलाश में इस सिस्टम को बना रहे हैं, लेकिन एक बार जब ये बन जाएगा तो हम इस सिस्टम के लिए सिर्फ एक पुराना धीमा प्रोसेसर होंगे। हम इंजीनियर से चिप में बदल जाएंगे, फिर चिप से डेटा में, और अंत में डेटा की इस महान नदी में मिट्टी के ढेले की तरह घुल जाएंगे। तो इंसानियत कहाँ जा रही है? क्या हम अपनी बनाई टेक्नोलॉजी के हाथों अपनी सत्ता खो देंगे? क्या हमारे अनुभव, हमारी भावनाएं महज एक पुराना एल्गोरिदम बनकर रह जाएंगी? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन ये साफ है कि हम एक बहुत बड़े चौराहे पर खड़े हैं। और ये हमें आज के अंतिम विचार पर लाता है। अगर कल कोई एल्गोरिदम हमें हमसे बेहतर समझने लगे, वो जानने लगे कि हमें किससे प्यार करना चाहिए, कौन सी नौकरी करनी चाहिए, और वो हमारे लिए बेहतर फैसले लेने लगे, तो क्या हम अपनी आज़ादी उसके हवाले कर देंगे? यही वो प्रश्न है जो शायद 21वीं सदी को परिभाषित करेगा। अगर ये बुक समरी आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।